तो आज है इस सीरीज का छठा दिन। इस वीडियो में हम लोग मॉडल को बिल्ड करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने डाटा को नोट किया, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया, एक एक फीचर को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हम लोगों ने डाटा को क्लीन किया। जिस फीचर का भी डाटा टाइप सही नहीं था हमने उसका डाटा टाइप सही किया। उसके बाद हमने डाटा प्री प्रोसेसिंग किया, यानी कि जिसका भी मिसिंग वैल्यूज था हमने उसका मिसिंग वैल्यू को इम्प्यूट किया, मिसिंग वैल्यू इम्पुटेशन किया हमने वहाँ पर। उसके बाद हमने फीचर इंजीनियरिंग किया, जहाँ पे हमने काफ़ी अलग अलग तरीके के फीचर्स बनाए। और जब हमारे पास फीचर्स रेडी हो गया तो हम मॉडल बिल्ड करने के लिए फाइनली पूरी तरीके से अब रेडी हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कुछ लाइब्रेरीज यहाँ पर इंपोर्ट किए। ठीक है, ये लाइब्रेरीज कौन कौन से, ये मॉडल बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है। जो भी लाइब्रेरीज यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किए हैं वो साइकिट लर्न के लाइब्रेरीज मैंने यहाँ पर यूज़ किया। तो साइकिट लर्न एक लाइब्रेरी का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि जिसके पास बहुत सारे लाइब्रेरीज मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से जो कि यूज़ होते हैं। इसके लर्न्स का मॉडल सिलेक्शन मॉड्यूल में से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और क्रॉस वैलिडेशन स्कोर एंड ग्रिड सर्च भी इंपोर्ट किया है। हमने यहाँ पर क्यों इंपोर्ट किया है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा मैंने क्या इंपोर्ट किया है, लेबल इनकोडर और स्टैंडर्ड स्केलर। तीसरा मैंने यूज़ किया है लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल बिल्ड करेंगे। और इसके बाद रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन मतलब रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। और इवोल्यूशन मैट्रिक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मीन स्क्वायर एरर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ कॉलम्स को ड्रॉप किया है। क्यों ड्रॉप किया है, जैसे कि हमने ऊपर में डिस्कस किया था कि हम कोरिलेशन निकालेंगे। कोरिलेशन निकालने के दो फीचर का कोरिलेशन 60% से ऊपर आ रहा है तो हम उसी फीचर को लेंगे जिसका कोरिलेशन हमारे टारगेट फीचर के साथ सबसे ज़्यादा आता होगा। ठीक है, तो बाकी फीचर को ड्रॉप कर देंगे। तो वही किया, मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि कौन कौन से फीचर को मुझे ड्रॉप करना है, तो यहाँ पर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ऑर्डर टाइम जो था ऑर्डर प्रिपेयर टाइम, उसमें कुछ जगहों पर जो 1700 केसेस में अभी भी नल आ रहा था। तो मैंने सिंपली क्या किया है, मीन वैल्यू इम्पुटेशन यहाँ पर कर दिया है, जैसा कि हमने ऊपर मीन वैल्यू इम्पुटेशन किया था बिल्कुल सिमिलर तरीके से किया हुआ है। उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर्स को, यानी कि मेरा एक्स जो होगा वो इंडिपेंडेंट फीचर्स होगा और मेरा टारगेट वेरिएबल जो होगा वो मेरा डिपेंडेंट फीचर होगा। मैंने इसको यहाँ पर सिंपली अलग कर लिया है। तो कैसे निकालेंगे इंडिपेंडेंट फीचर को, जो हमारा टाइम टेकन था जो कि टारगेट फीचर था, मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप कर लूँगा सिंपली। और वाई में मतलब जो मेरा डिपेंडेंट फीचर है उसमें बस मैं टाइम टेकन ही लूँगा। इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है, यानी मतलब कि मैं जो पूरे डाटा सेट है उसको ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पर टेस्ट साइज को मैं 20% ले रहा हूँ। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम बस ट्रेन में जो पूरे डाटा पर ही अगर हम ट्रेन करेंगे और उसी पर अगर हम मैट्रिक निकालेंगे जो कि मीन स्क्वायर एरर है, तो हो सकता है वो हमें अच्छा दिखे, बहुत कम दिखे। ठीक है, लेकिन फिर हम को ये नहीं पता चलेगा कि अगर हम अननोन डेटा सेट पर अगर अपने मॉडल को रन करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस कैसा। हम कुछ हिस्सा यानी कि अपने पूरे डेटा सेट का 80% जो है सिर्फ उसी पर मॉडल ट्रेन करते हैं और बाकी 20% को हम मॉडल में कहीं पर भी यूज़ नहीं करेंगे। उसको सिंपली हम अपने मॉडल को प्रिडिक्ट करेंगे और उसमें से जो भी मॉडल का इवोल्यूशन होगा मतलब मीन स्क्वायर एरर होगा वो हम वहाँ से टेस्ट डाटा सेट भी निकालेंगे और सिमिलरली ट्रेन डाटा सेट के भी निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि कितना आ रहा है। तो हमारे पास अभी टोटल 37 फीचर्स हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना डाटा सेट की स्केलिंग करेंगे। अब यहाँ पर स्केलिंग करने की क्या ज़रूरत है और स्केलिंग होता क्या है, तो स्केलिंग करने का मतलब ये है कि अगर हमारा डाटा सेट यानी कि हमारा फीचर्स जो है उसमें काफ़ी अगर वेरिएशंस है, जैसे कि कोई एक फीचर है जो थाउजेंड्स में है 1000, 2000, 3000 और एक फीचर जो है वो डेसिमल में है 0.1, 0.2, 0.3, तो ये दोनों फीचर एक दूसरे से काफ़ी वेरी कर रहे हैं, राइट। एक थाउजेंड्स में है एक डेसिमल में है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस डाटा में कुछ आउटलायर्स हो, मतलब अगर वो 75% ऑफ डाटा या 80% ऑफ डाटा 1000 के अंदर है और कुछ 5-6% ऑफ डाटा 1 लाख 2 लाख के ऊपर है, तो आउटलायर्स हो गया। ठीक,
तो उस केसेस में क्या करते हैं, हमें स्केलिंग करने की जरूरत पड़ती है। मतलब जो पूरे ओवरऑल फीचर्स हैं वो एक जैसा ही दिखें। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई लीनियर मॉडल को फिट करते हैं तो हमारा मॉडल वहाँ पर स्टेबल नहीं होगा अगर हमने उसको स्केलिंग नहीं करी तो। और स्केलिंग किस तरीके से होती है? स्केलिंग भी 2-3 तरीके से होती है। एक तरीका तो ये होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है उस पार्टिकुलर फीचर के, उसके जो पूरे ओवरऑल मिनिमम है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि एक्स माइनस मिनिमम ऑफ दैट फीचर, वो न्यूमरेटर में हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है? एक्स माइनस मीन ऑफ दैट फीचर डिवाइडेड बाई द स्टैंडर्ड डेविएशन। एक स्टैंडर्ड तरीका है स्केलिंग करने का। तो यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया है वो यही है, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, मतलब एक्स माइनस मीन बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम यहाँ पर स्केलिंग कर दिए, अपने डेटा को स्केलिंग कर दिए पूरी तरीके से। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम मॉडल को फिट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने मॉडल यूज़ किया है वो लीनियर रिग्रेशन मेथड है, जो कि सबसे सिंपल मेथड है। तो लीनियर रिग्रेशन मेथड में क्या होता है, वो एज्यूम करता है कि हमारा जो फीचर है और हमारा जो डिपेंडेंट फीचर यानी कि टारगेट वेरिएबल है उसके साथ एक लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। इसलिए वो यहाँ पर हम इसको लीनियर रिग्रेशन फिट करते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन जब हमने फिट किया यहाँ पर, और जब हमने इसका मीन स्क्वायर एरर चेक किया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लीनियर रिग्रेशन कॉल करेंगे ये फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद डॉट फिट उसमें हम यूज़ करेंगे। डॉट फिट लगाने के बाद हमारा जो ट्रेनिंग वैल्यू है एक्स और हमारा जो वाई है, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों फीचर यहाँ पर रख देंगे, वो हमारा फिट हो जाएगा, मॉडल रन हो जाएगा। उसके बाद ये जो मॉडल आएगा उसमें डॉट प्रिडिक्ट करेंगे और हमारा जो टेस्ट डाटा सेट है हम उस पर प्रिडिक्ट करेंगे, और टेस्ट डाटा सेट पर ही अभी हम मीन स्क्वायर एरर चेक कर रहे हैं। तो टेस्ट डाटा सेट पर कितना आ रहा है? 38.92। अगर हम यहाँ पर चाहें तो अभी हम ट्रेन का भी देख सकते हैं। तो ट्रेन का चलिए देख लेते हैं आप लोगों के सामने। तो वाई ट्रू पे जगह क्या डालेंगे, अभी वाई ट्रेन, ये मेरा ट्रू है। और प्रिडिक्शन क्या होगा, ये वाला वैल्यू मेरा प्रिडिक्शन होगा। कितना आ रहा है? 39.33। तो ट्रेनिंग में 39.33 मीन स्क्वायर एरर आ रहा है और टेस्ट में 38.92, यानी कि ये दोनों बिल्कुल आसपास है, कोई इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। मतलब ये मॉडल बिल्कुल सही है मेरा। इसका मीन स्क्वायर एरर कितना होना चाहिए, ये हम जब 2-3 एल्गोरिथम रन करेंगे, जो सबसे जो मिनिमम होगा वो एल्गोरिथम हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 एल्गोरिथम रन कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट। ये दोनों में जिसका भी बेस्ट आएगा, मतलब सबसे मिनिमम आएगा स्क्वायर एरर, हम वो मेरा मॉडल सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बस हम इतना बोल सकते हैं कि ये मॉडल जो है मेरा ओवरफिट नहीं है। ओवरफिट होने का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, अगर मेरा ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस अगर हम जो निकालते हैं, फिर टेस्ट का परफॉर्मेंस अगर हम निकालते हैं, तो टेस्ट का परफॉर्मेंस अगर बहुत ख़राब आता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये ओवरफिट कर सकता है। मतलब हमें ट्रेनिंग में जिस डाटा सेट पर मॉडल को ट्रेन किया है उस पर हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिख रहा है, हम खुश हो गए। लेकिन जब हम अननोन डाटा सेट पे गए तो हमारा मॉडल काम ही नहीं कर रहा है, बहुत बेकार मतलब उसका परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो इसका मतलब वो कि हमारा जो मॉडल है वो काफ़ी ओवरफिट हो गया है, सही से वो काम नहीं कर रहा। और ये चीज़ हमारे पूरे एल्गोरिथम में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मॉडल ओवरफिट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे रैंडम फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट को मैंने कॉल कर लिया है और उस मॉडल ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया RF, उसको मैंने फिट कर दिया है। फिट करने के बाद प्रिडिक्ट कर दिया है, फिर मीन स्क्वायर एरर मैंने निकाल लिया है, 15.9 आ रहा है यहाँ पर मैं अभी रैंडम फॉरेस्ट से मीन स्क्वायर एरर निकालता हूँ, तो उसमें देखते कितना आता है। मीन स्क्वायर एरर अभी आ रहा है मेरा 2.24 ट्रेनिंग का, राइट, और टेस्ट का कितना आ रहा था 15.9। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा आ रहा है। ट्रेनिंग में मेरा बहुत कम आ रहा है और टेस्ट में मेरा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि मेरा जो मॉडल है वो अंडर फिट कर गया, ओवर फिट नहीं कर रहा है, यहाँ पर अंडर फिट हो रहा है। मतलब टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा आ रहा है और ट्रेन में खराब आ रहा है। इस तरह की सिचुएशन को हम लोग अंडर फिट बोलते हैं। तो ये भी हमारा अभी मॉडल काम का नहीं रहा, बिल्कुल आसपास होना चाहिए ट्रेन का और टेस्ट का, दोनों का, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं इसको। तो फीचर इंपॉर्टेंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। फीचर इंपॉर्टेंस क्या होता है कि किसी भी जो हमारा मॉडल बना उसमें जब फीचर आए उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है। उसी तरह हम रैंडम फॉरेस्ट का या किसी भी एल्गोरिथम का हम फीचर इंपॉर्टेंस निकाल सकते हैं। तो फीचर इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर लिया है। फीचर इंपॉर्टेंस निकालने के लिए जो हमारा मॉडल बना था, मतलब क्लास जो था मॉडल का RF, उसमें से अगर हम डॉट फीचर इंपॉर्टेंस करते हैं तो वहाँ से मेरे फीचर इंपॉर्टेंस बन के निकल जाता है।
उसके बाद मैंने यहाँ पर डिक्शनरी बना ली है, जिसके बाद मैंने जितने भी सारे फीचर्स थे उसके साथ और जो मेरे फीचर इंपॉर्टेंट्स हैं रिस्पेक्टिव कॉलम का वहाँ से यहाँ से वो चीज़ निकल जाएगा और उसके बाद हम उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस मॉडल में जो डिलीवरी % रेटिंग है उसका 20% आ रहा है, और उसके बाद तो सबसे लीस्ट परफॉर्मेंस निकल रहा है वो आ रहा है इस क्वार्टर एंड का। यहाँ पर सारे फीचर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, और सबसे टॉप में जो सबसे टॉप फीचर आ रहा है वो डिलीवरी % रेटिंग का आ रहा है। इसको बार में भी प्लॉट करके देख सकते हैं। बार प्लॉट में क्या आ रहा है, तो ये बार सबसे बड़ा है, मतलब ये मेरा डिलीवरी % रेटिंग का बार है। तो अब बारी आती है यहाँ पर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की। ठीक है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में सबसे पहले क्या होता है, तो जो भी हमारा मॉडल्स है उसके अंदर कुछ हाइपर पैरामीटर होते हैं। जैसे रैंडम फॉरेस्ट है, तो रैंडम फॉरेस्ट के अंदर कुछ हाइपर पैरामीटर होंगे जो उस मॉडल को चला रहे हैं। तो उस मॉडल के लिए क्या कौन कौन से हाइपर पैरामीटर है, वैसे हाइपर पैरामीटर बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ही लिए हैं। तो जैसे कि नंबर ऑफ एस्टिमेटर, मतलब नंबर ऑफ ट्री हो गया, मैक्स डेप्थ, उस ट्री का क्या डेप्थ है, मिनिमम सैंपल स्प्लिट, उस पार्टिकुलर नोड पे जो स्प्लिट होगा उसमें से कितने सैंपल स्प्लिट होने चाहिए। उसी तरह अगर लीफ पे, वो ऊपर वाले नोड पे था, तो लीफ पे अगर कितने मिनिमम सैंपल होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम फीचर्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हर एक नोड पे जो फीचर स्प्लिट होगा वो किस तरीके से होगा, ऑटोमेटिक होगा या स्क्वायर रूट होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जब हम करते हैं तो वो हमको बेस्ट हाइपर पैरामीटर सिलेक्ट करके देता है, क्योंकि किसी भी एल्गोरिथम में बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, लेकिन किस पैरामीटर के लिए हमारा जो मॉडल है वो सबसे बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, वो हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से ही पता चलता है। और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से हम ओवर फिटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ों की वजह से हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं करेंगे तो मॉडल जो हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होगा, जो भी उसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होगा, डिफ़ॉल्ट हाइपर पैरामीटर होगा, वो उस पर मॉडल चलेगा। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट मेथड जो आता है वो होता है ग्रिड सर्च। ग्रिड सर्च का मतलब ये होता है कि वो जितनी भी कॉम्बिनेशन है सब पे मॉडल फिट करेगा। मतलब नंबर ऑफ एस्टिमेटर 100, मैक्स डेप्थ 2, मैक्स मिनिमम सैंपल स्प्लिट 2, मिनिमम सैंपल लीफ 1, और ये ऑटो, ये एक कॉम्बिनेशन बना। उसी तरीके से वो सारे परमुटेशन लेगा यहाँ पर, और जितनी भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सब पे मॉडल चलाएगा और सब पे इवेल्युएट करेगा, और उसमें सबसे उसको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मीन स्क्वायर एरर जिस भी कॉम्बिनेशन का मिनिमम आएगा वो यहाँ पर देगा। तो इससे क्या है, ये कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करता है, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करते करते इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये इफेक्टिव मेथड नहीं है, बेस्ट मेथड नहीं है, बट ये एक मेथड है ग्रिड सर्च, जहाँ से हम इसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर कुछ पैरामीटर ग्रिड बना दिया है कि हमें कौन कौन से पैरामीटर पे चेक करने हैं। तो इसके जगह पर आप 100, 200, 300 कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर रेंज ऑफ पूरे नंबर ऑफ एस्टिमेटर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही वैल्यू दिया है, और सिमिलरली यहाँ पर दो वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू दिया मैंने। ग्रिड सर्च सीवी यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज़ करेगा। अब क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, क्रॉस वैलिडेशन भी एक तरीके का, जैसे ऊपर मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यहाँ पर यूज़ किया था, मतलब एक डाटा सेट को 2 भाग में डिवाइड करता है। यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस वैलिडेशन में एक डाटा सेट को भी 2 भाग में डिवाइड करेगा, लेकिन ये 1/5 किसी भी डाटा सेट का 1/5 को जो है वो टेस्ट पर डिवाइड करेगा, 4/5 जितना बचा वो ट्रेनिंग में जाएगा। और ऐसा 5 बार होगा बेसिकली। यहाँ पर क्या होगा कि हर 5 बार में 1/5 टेस्ट में जाएगा, 4/5 ट्रेन में जाएगा, और उसका जो एवरेज स्कोर निकलेगा मीन स्क्वायर एरर वो यहाँ पर आएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो मॉडल है उसके पास हर तरीके का डाटा उसके पास जाएगा, मतलब हर बार नया नया डाटा सेट जाएगा और नया नया डाटा सेट पर ट्रेन करेगा, फिर जितना बचा उस पर टेस्ट करेगा, फिर जो टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा मीन स्क्वायर एरर जो आएगा वो यहाँ पर शो करेगा, वो उसके बेसिस पर वो ग्रिड सर्च काम करेगा। राइट, ये हमारा पूरा क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है। क्रॉस वैलिडेशन में भी बहुत सारा टेक्निक होते हैं, जिसको हम डिटेल्स में दूसरे वीडियोज़ में, जब मैं एल्गोरिथम्स की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम लोग उसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए बस ये समझते हैं कि यहाँ पर हम ग्रिड सर्च पैरामीटर ट्यूनिंग को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर फिट कर दिया। तो ये रन हो गया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको पहले ही रन कर दिया था। तो यहाँ पर बेस्ट पैरामीटर निकाल देंगे। बेस्ट पैरामीटर निकालने के बाद सिमिलरली जो एक टेस्ट है, जो ट्रेनिंग सेट है मेरा, जो टेस्ट सेट है तो प्रिडिक्ट करके मीन स्क्वायर एरर निकाल देंगे। तो यहाँ पर मेरा 7.195 आ रहा है।
और यहाँ पर फीचर इंपोर्टेंस फिर से निकाल देंगे। जब फीचर इंपोर्टेंस निकालेंगे यहाँ पर भी डिलीवरी पर्सन रेटिंग ये मेरा सबसे टॉप में आ रहा है और सबसे मिनिमम जो आ रहा है, तो सबसे इसके बाद सारा जीरो ही आ रहा है यहाँ पर। बेसिकली जो फेस्टिवल ग्रुप वन है ना, उसके बाद सारा जीरो आ रहा है। मतलब इस प्रोसेस से जाएँ, इस हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मेथड से जाएँ तो यहाँ पर बस 1 2 3 4 5 वेरिएबल ही काम किए, बाकी सब बेकार है यहाँ पर। अभी मेरा नेक्स्ट मेथड आता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का, और वो है मेरा ऑप्टूना। अब ये ऑप्टूना क्या होता है, ये मेथड क्या होता है, ये बेसिकली एक ऑप्टिमाइज्ड मेथड है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने का। तो ये किस तरीके से काम करता है, ये जिस मेथड से काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं बेजियन ऑप्टिमाइजेशन। अब बेजियन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए आपको एक पहाड़ चढ़ाना है, ठीक है, और उसमें क्या है, बहुत सारे स्टेप्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे सीढ़ी बनाए हुए हैं। आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं, आपको 2 और सीढ़ी नज़र आती है, मतलब दो तरफ, एक लेफ्ट तरफ एक राइट तरफ, और आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कौन सा चढ़ेंगे। तो बेजियन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, यहाँ पर आपको सीढ़ी चढ़ाने में मदद करता है ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी पीक पर जहाँ आपको जाना है वहाँ आप पहुँच सकें। वो आपके पिछले सीढ़ी को देखता है कि आपने कौन सा स्टेप लिया था, और उसके अकॉर्डिंग देखता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप कौन सा चढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर भी वो उसी तरीके से काम करता है बेजियन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है, एक मॉडल फिट होता है, उसकी कुछ परफॉर्मेंस निकलती है, मीन स्क्वायर एरर निकलता है। उसके बाद ये देखता है कि अब कौन सा ऐसा मॉडल बनेगा जिसमें मीन स्क्वायर एरर जो है, जो मेरा पिछला मॉडल बना था उससे कम हो, तो वो ऐसा ही पैरामीटर को सिलेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, ये काफ़ी ऑप्टिमाइज होता है, वो सारे ग्रिड पर रन नहीं करता। जैसे ऊपर क्या होता है, वो सारे ग्रिड पर मॉडल चलता है, तो यहाँ पर सारे ग्रिड पर नहीं चलता है, सिर्फ वही मॉडल पर, सिर्फ उसी ग्रिड पर काम करेगा, सिर्फ उसी कॉम्बिनेशन पर काम करता है ये, जिससे जो है हमारा पूरा ओवरऑल प्रोसेस ऑप्टिमाइज हो जाए, और उसके जो पहले जो मॉडल बना था उससे हमारा जो अभी मॉडल बनेगा वो उसका मीन स्क्वायर एरर मिनिमम हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ता है सबसे पहले। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद उसमें जो भी पैरामीटर है, हम उस पैरामीटर का यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं कि हमें एक रेंज देते हैं कि हमें किसके किसके बीच में चाहिए। तो हमने यहाँ पर पूरा रेंज दे दिया। जैसे नंबर ऑफ एस्टिमेटर हमें 50 से 100 के बीच ही चाहिए, मैक्स डेप्थ 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, मिनिमम सिंपल स्पीड 0 से 1 होना चाहिए, मिनिमम सैंपल लिप 0 से 1 होना चाहिए, मैक्स फीचर ऑटो होना चाहिए। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक रैंडम फॉरेस्ट को फिट करते हैं। रैंडम फॉरेस्ट हमने यहाँ पर फिट कर दिया। उसके बाद हमने टेस्ट प्रिडिक्ट कर दिया, मीन स्क्वायर एरर निकाल दिया। तो फाइनली हम यहाँ पर जो मेरा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के मीन स्क्वायर एरर वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। मीन स्क्वायर एरर यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालने के बाद हम ऑप्टूना का एक स्टडी क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएट स्टडी करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से करते हैं, ऑप्टूना डॉट क्रिएट स्टडी लिखते हैं, और यहाँ पर डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन क्यों देते हैं कि हमें क्या करना है, मीन स्क्वायर एरर को हमको मिनिमाइज करना है कि मैक्सिमाइज करना है, जरा सोचिए क्या करना है हमें। अगर हमारे पास एक्यूरेसी होती या AUC होता तो हम उसको मैक्सिमाइज करते हैं कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर मीन स्क्वायर एरर है, मतलब इसको मिनिमाइज कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्योंकि हमको मिनिमम से मिनिमम चाहिए यहाँ पर। तो ये हमारा स्टडी क्रिएट हो गया, यहाँ पर स्टडी हो गया। अब उस स्टडी को हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ये हमारा पूरा स्टडी हो गया कि हमें मिनिमाइज करना है। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव जो है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टडी बन गया, स्टडी डॉट ऑप्टिमाइज कर देंगे। ये हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया था। नंबर ऑफ ट्राइज, मतलब हम कितने मॉडल बनाना चाहते हैं, कितने बार ट्राई करना चाहते हैं मॉडल बनाकर। तो टोटल 50 टाइम्स हमारा मॉडल यहाँ पर रन हो गया। यहाँ पर नंबर से 500 200 जितना दे सकते हैं। तो जितना मैक्सिमम आप यहाँ पर देंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे मॉडल को स्टेबल होने के लिए। अगर हम यहाँ पर बहुत कम देंगे, 5 देंगे या 10 मॉडल बनाएंगे, तो हो सकता है कि वो कन्वर्ज ही ना करे, आगे जाके वो कहीं बीच में रह जाए। तो कन्वर्ज होने के लिए अच्छा है कि थोड़ा सा ज़्यादा मॉडल हम बना देंगे। ठीक है, एटलीस्ट 500 to 100, डिपेंड ऑन द डाटा सेट। डाटा सेट अगर बहुत हेवी है तो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ मॉडल्स बनाएंगे, ताकि वो बाद में जाकर कन्वर्ज हो जाए और मॉडल जो हमारा स्टेबल हो जाए। एक टाइम के बाद हमारा पूरा परफॉर्मेंस जो है स्टेबल हो जाए। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब जो स्टडी से हमारा जो बेस्ट पैरामीटर निकल रहा है, हम उसका सारा चीज़ यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर पैरामीटर, नंबर ऑफ एस्टिमेटर, मैक्स डेप्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पर हमने ले लिया। फाइनली हमने यहाँ पर फाइनल रैंडम फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पर हमने मॉडल को फिट कर दिया सिमिलरली जैसे ऊपर तरीके से। और हम यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर एरर देख रहे हैं, जबकि हमको मीन स्क्वायर एरर भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो रूट मीन स्क्वायर एरर मेरा 7.25 आ रहा है, तो इसका मीन स्क्वायर एरर भी देखेंगे। चलिए यहाँ पर मीन स्क्वायर एरर देख लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने ऊपर अब तक
स्क्वायर एरर देख रहे थे ना, तो 52 आ रहा है यहाँ पर, राइट। मीन स्क्वायर एरर 2 आ रहा है, और ऊपर हमारा कितना आ रहा था, 7.195 आ रहा था ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पर मीन स्क्वायर एरर बेसिकली देख रहे हैं, यहाँ पर मीन स्क्वायर एरर निकाल लेते हैं, 52 आ रहा है। अभी हम देख लेते हैं हमारा ट्रेनिंग में कितना आ रहा है। तो ट्रेनिंग के लिए हमने यहाँ पर आई थिंक ऊपर में निकाला था, हम उसका यूज़ कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। RF पर जगह पर फाइनल RF, तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 53 आ रहा है, और ये 52 आ रहा है। तो अभी जैसे हमने ऊपर में देखा था मॉडल हमारा अंडर फिट हो रहा था अगर हम कुछ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं करते थे तो। लेकिन अभी यहाँ पर हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे हैं, तो 53.16 आ रहा है, और मेरा टेस्ट में आ रहा है 52.64। तो अभी मेरा मॉडल अंडर फिट हो रहा है, सॉरी अभी मेरा मॉडल परफेक्ट है, बिल्कुल ओवर फिट भी नहीं है और अंडर फिट भी नहीं है यहाँ पर। इस मेथड से हमें 52 आ रहा है बेसिकली टेस्ट का। और हम जो लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे थे तो उस केस पे हमारा कितना आ रहा था, 38.92 आ रहा था। तो यहाँ पर जो मेरा मॉडल सबसे बेस्ट बन रहा है वो लीनियर रिग्रेशन का ही बन रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीचर्स यूज़ भी नहीं हो रहे हैं। तो हो सकता है इस वजह से मेरा लीनियर रिग्रेशन ही बेस्ट कर रहा है, या फिर अभी अभी हमें और ट्यूनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमने बहुत ही कम पैरामीटर यहाँ पर लिया है, बस 100 एस्टिमेट से ट्राई कर रहे हैं। अगर हम इसे थोड़ा और ज़्यादा ट्यूनिंग करें, थोड़ा और नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ाएं, नंबर ऑफ डेप्थ थोड़ा और बढ़ाएं, तो हो सकता है हम यहाँ पर को अचीव कर लें और लीनियर रिग्रेशन से हम कम मीन स्क्वायर पे ले लें। लेकिन अभी के लिए हमारा सबसे बेस्ट एल्गोरिथम आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मीन स्क्वायर एरर, वो लीनियर रिग्रेशन का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने मॉडल को इवेल्युएट करते हैं। इस लेक्चर में हमने ये देखा कि हम मॉडल को कैसे बिल्ड करते हैं, क्या क्या प्रोसेस लेते हैं, कौन कौन से एल्गोरिथम होती है, और कैसे इवेल्युएट करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर को लेते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम अभी तक इस सीरीज़ में हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंक्लूजन बताऊंगा आपको इस पूरे सीरीज़ का, और आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कौन कौन से डाटा सोर्सेस अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ये ऑप्टूना का मैथमेटिक्स क्या है, कैसे काम करता है, लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है, क्योंकि हम सारी चीज़ें जो है डिटेल में समझेंगे, सारी चीज़ डिटेल समझेंगे। मैंने बस इस वीडियो सीरीज़ में आपको ये बताने का ट्राई किया है कि एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं और कैसे हम उस पूरे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गया कि अगर ये प्रॉब्लम है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का, तो हम उसको कौन कौन से स्टेप में बनाते हैं। पहले डाटा लोड करते हैं, फिर क्लीनिंग करते हैं, फिर प्री प्रोसेसिंग करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, फिर मॉडल बिल्ड करते हैं। ठीक है, बस यही बताने का मैंने ट्राई किया है। लेकिन हाँ, हमें इस सारी चीज़ों को डिटेल्स में समझना बहुत ज़रूरी है। मॉडल के पीछे की एल्गोरिथम जो है उसके पीछे की पूरे मैथमेटिक्स को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को बहुत सब्सक्राइब कीजिए।